अस्सलाम वालेकुम। आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है आवाज़ आ रही। सर आ रही है आवाज। आप स्टूडेंट तो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन इस वक्त आप कल भी मेरा ख्याल टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट 8 थे और आज अभी 6 हुए हैं, 5 हुए हैं, बल्कि एक तो मैं ही हूँ उनमें। कोई क्वेश्चन हो कल के लेक्चर में से तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चलें जी। कल हमने इस चीज़ को हम डिस्कस कर चुके हैं कि हाउ वी कैलकुलेट दी रन टाइम फंक्शन, या सॉरी रन टाइम फ्रीक्वेंसी कह लें या टाइम फंक्शन कह लें या रन टाइम कह लें, कि हम आइट्रेशन वाइज जो है वो हर चीज़ को चेक करते हैं और चेक करने के बाद हम उनको हर हर लाइंस को जो है वो देखते हैं कि ये कितनी टाइम एग्जीक्यूट होगी और उतने यूनिट्स को हम फिर टोटल सम कर लेते हैं उस प्रोग्राम्स को, तो वो हमारा रन टाइम काउंट होता है। या उससे हम एक रन टाइम जो है वो फंक्शन बना लेते हैं जिसको नॉर्मली हम एफ ऑफ एन या टी ऑफ एन भी कहते हैं, या किसी जगह पे टी ऑफ एन लिखते हैं। तो हम इस तरह से कोई फंक्शन बनाया हमने, फॉर एग्जांपल हमने ये कहा कि इसका जो रन टाइम है वो 3n+3 है, तो इसको नॉर्मली एफ ऑफ एन से भी लिखते हैं। एक्चुअली ये आपका वो टाइम है जो कि किसी भी आपने किसी जगह से एग्जैक्ट कैलकुलेट किया। लेकिन जब हम एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को जो है वो एग्जैक्ट नहीं लिखते, बल्कि इन जनरलाइज फॉर्म लिखते हैं कि हम इस चीज़ को ऑर्डर ऑफ एन कहते हैं कि इसका ऑर्डर जो है वो एन है। एन इज एक्चुअली इन ए जनरलाइज फॉर्म। ये इसी तरह से है कि आप फॉर एग्जांपल कोई शटल स्पेस चांद पे भेजना चाहते हैं तो आप हर चीज़ को एग्जैक्टली कैलकुलेट करेंगे कि कितने रिसोर्सेज जो है वो कंज्यूम होते हैं एग्जैक्टली। इवन के टाइम जो है वो आप माइक्रो सेकंड के अंदर भी काउंट करेंगे। आप फ्यूल्स की मेजरमेंट भी इसी तरह से करेंगे। लेकिन अगर आपने किसी फ्रेंड के पास जाना हो और आप बाइक पे जाना हो तो आप जस्टली क्या करते हैं कि पेट्रोल डलवाते हैं और चले जाते हैं, बाकी चीज़ों को आप सोचते ही नहीं है कि पेट्रोल कम भी हो जाएगा या ज़्यादा भी हो जाएगा। तो एक्चुअली आप जब बाइक पे जा रहे थे तो आप इन जनरल सोचते हैं कि हमें बस इतना फ्यूल चाहिए, लेकिन ये आपका एग्जैक्ट टाइम होता है। तो ये दोनों वे ठीक हैं, लेकिन नॉर्मली हम इसी के अंदर बात करते हैं कि किसी भी एल्गोरिदम की ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो क्या है। ओके, तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम फ्रीक्वेंसी काउंट मेथड को करेंगे। फ्रीक्वेंसी काउंट मेथड्स मीन कि जहाँ पे एक एक स्टेटमेंट जो है वो मोर देन वन टाइम एग्जीक्यूट होती है। मोर देन वन टाइम एग्जीक्यूशन तभी होगी जब कोई स्टेटमेंट जो है वो विद इन फॉर लूप होगी। ओके, तो हम डिफरेंट वैरायटी ऑफ फॉर लूप्स जो है वो एग्जिस्ट कर सकती हैं और उसके बहुत सारे केसेस हैं। हम उनको देखते हैं कि हम उनको अगर हमने किसी जगह पे मेजर करना हो तो किस तरह से करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल मैं एक मेथड लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल किसी एरे के अंदर आप किसी एरे का सम करना चाहते हैं कि आपके पास एक गिवन एरे है, उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और आप उनको सम करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ए आपके पास एरे है और उसका साइज जो है वो n है, n इज द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। तो अगर आप इसका कोई एल्गोरिथम लिखें तो दैट इज इक्वल टू लाइकली टू बी दिस, कि आपके पास एस एक वेरिएबल है जिसके अंदर कोई वैल्यू है 0 है और आप एक लूप लगा लेंगे फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, सॉरी i प्लस प्लस। ये नहीं है, ठीक है।
और इसके अंदर आप सपोज ये लिखते हैं कि s इज इक्वल टू s प्लस a, तो ये आपको सम करके दे देगा। आखिर में आप इसको रिटर्न सम कर लेंगे, जो भी करना हुआ, जो भी उसकी टाइप की रिटर्न। ओके, ये चीज जो है आप सम कर लेंगे। तो अब इसकी रनिंग कॉस्ट हम कैलकुलेट करते हैं कि किस तरह से करते हैं। कोई मेरे साथ हेल्प करेगा इस मामले में कि इसको किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं? व्हाट इज द काउंट ऑफ दिस मेथड? कितने यूनिट? जी आवाज नहीं आई। 1 जी 1। और इसकी कितनी होगी? जी इन एग्जैक्टली आप इसको कह सकते हैं। मैं अगर एग्जैक्टली कैलकुलेट करना चाहूँ तो ये चीज कितनी दफा चलेती है, ये कितनी दफा चलती है किसी लूप के अंदर? ये आइटरेशन ये कितनी दफा चलती है? मैं एग्जैक्टली कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ फिलहाल, यानी कि मैं एफ ऑफ एन कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, रन टाइम फंक्शन। ठीक है, तो ये हमेशा लूप हमेशा कैसे चलती है कि यहाँ पे जाती है लूप सबसे पहले, इसके बाद फिर यहाँ पे जाती है, इसके बाद फिर नीचे आ जाती है, इसके बाद फिर ये यहाँ से यहाँ पे जाती है, इसके बाद यहाँ से यहाँ पे जाती है और नीचे आ जाती है। ये कभी भी नहीं चलता दोबारा, ये वन टाइम चलता है। ये वाला पोर्शन कितने टाइम चलेगा? जी एनीवन? लेस देन n है तो n टाइम्स चले। जी लेस देन n है तो आप कह सकते हैं कि ये n टाइम चलेगा। और ये कितने दफा चलेगी? तो ये जी n-1। ठीक है, ये टोटल कितना बन गया है? 2n+1। अगर इनको मैं सम करूं 2n n-1 है ना ये, तो ये 1 से कट जाएगा और 2n रह जाएगा। ठीक है, और ये आपकी इटरेशन जो है वो n टाइम चलेगी। ओके, और बस यही है। अगर ये रिटर्न वाली लगा लें, कोई स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है रिटर्न एस करते हैं, तो ये भी वन टाइम चल जाएगी। तो अगर हम इनको सम करते हैं तो हमारा जो एफ ऑफ एन है वो बनता है, कितना हो गया? 3n+2। ये 1 और ये 1 2 हो गए, ये 2n है तो 3n+2। और अगर इसको मैं ऑर्डर की फॉर्म में लिखूं तो जो इसकी सबसे बड़ी ऑर्डर होता है किसी भी क्वेश्चन के अंदर, वो मेरा ऑर्डर होगा, दैट इज इक्वल टू n। ये आपका टाइम एनालिसिस है, रन टाइम कंजम्पशन है आपके प्रोसेसर की। अगर आप स्पेस एनालिसिस करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। देखिए इसके अंदर कितने वेरिएबल्स हैं, आप मुझे ये बताएं कि इसके अंदर एस वेरिएबल कितनी जगह लेगा? एक ही है ना, एक वेरिएबल है तो एक ही जगह पे वो 1 यूनिट स्पेस लेगा। इसके अलावा आपके पास एक आई वेरिएबल है, ये कितना लेगा? ये भी एक ही लेगा। एक एट अ टाइम उसके अंदर एक ही वैल्यू स्टोर होती है। उसके बाद वो प्लस हो जाए माइनस हो जाए, होता लेना उसने मेमोरी में एक ही यूनिट है। और कौन सा वेरिएबल है इसके अलावा? उसके अलावा ए एक एरे है। ये एरे का साइज क्या है? एरे का साइज है n, तो एरे का साइज हो गया n। ये टोटल आपका है कि n+2, ये आपका स्पेस टाइम है। यानी कि इसको जिस तरह उसको एफ ऑफ एन या डी ऑफ एन लिखते हैं, इसको एस ऑफ एन लिखें, तो ये आपका इसके बराबर है। ठीक है, आप किसी भी जगह पे स्पेस एनालिसिस भी कर सकते हैं, इवन दो कि दिस इज नॉट पार्ट ऑफ आवर कोर्स के, जिसके हम ऊपर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते, लेकिन ये टाइम लगेगा। टोटल मेमोरी में स्पेस n टाइम लगेगी। अब ये कौन सी चीज है? फॉर एग्जांपल ये सारे इंटीजर हैं तो m n × 4 करते हैं। फॉर एग्जांपल इंटीजर 4 बाइट लेता है
तो वो आपके पास मेमोरी स्पेस जो है वो निकल आए। ओके, क्लियर? रिस्पॉन्ड कर। इसका लाइक रिपीट। स्पेस मीन कि आपने ये देखना होता है कि किसी भी एल्गोरिथम के अंदर जो वेरिएबल्स हैं वो मेमोरी में कितने यूनिट लेते हैं। यूनिट देखने का क्या कैसे देखे जाते हैं कि आप इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ द वेरिएबल्स काउंट करते हैं। ओके, अब इसके अंदर वेरिएबल्स हैं कितने हैं? वेरिएबल्स इसके अंदर एक है एस, एक वेरिएबल है, आई एक वेरिएबल है, चलो और किसको लगाएंगे, और एन एक वेरिएबल है। एन के अंदर भी ज़ाहिर है कोई जगह है। तो ये तीनों कितनी स्पेस लेंगे? 3 यूनिट। आप इसको ये कह लेंगे, ये 3 हो गए, 1 2 और 3। इसके अलावा एक एरे है, और एरे का साइज कितना है? n। n इज एनी नंबर, n यूनिट है ये, यानी कि n यूनिट लेगा। तो टोटल ये n+3 हो गया हमारे पास। तो टोटल जो मेमोरी में स्पेस ये एल्गोरिदम लेगा, ये वाला एल्गोरिदम, अगर मैं किसी जगह अपना एल्गोरिदम प्रपोज करता हूँ, फॉर एग्जांपल वो सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, तो मैं साथ ये बताता हूँ कि इसका रन टाइम ये है और इसका स्पेस जो टाइम है वो ये है। ओके, क्लियर? यस सर। चलिए मैं एक और एल्गोरिदम लिखता हूँ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी काउंट मेथड को हम अभी काफी डिटेल से करेंगे। फॉर एग्जांपल आप 2 एरे हैं, फॉर एग्जांपल वो 2 डायमेंशनल एरे है। इस तरह की 2 एरे हैं, एक ए है और एक बी है। आप उनको सम करना चाहते हैं, ये ए है ये बी है, आप उनको सम करना चाहते हैं। तो मेरे पास एक, सपोज दोनों का साइज एक ही है, दोनों का साइज जो है वो n/n है। तो मेरे पास 2 एरे हैं, एक ए है और एक बी है और एक n उनका साइज है। अब अगर मैं इनको जमा करूं तो क्या होगा कि मैं एक लूप लगाऊंगा इसके अंदर, क्योंकि जब भी किसी एरे को लिखा जाता है तो वो फॉर एग्जांपल इस तरह से लिखा जाता है i, j। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ i = 0, i लेस देन या इक्वल टू भी कर ले, लेस देन n, 0 से i++। इसके बाद फिर मैं एक लूप लगाता हूँ फॉर j = 0, j लेस देन n, j++। और यहाँ पे मैं ये लिख लेता हूँ कि Cij मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर मैं सम करना चाहता हूँ, इज इक्वल टू a ij प्लस b ij। दिस इज अ वेरी सिंपल प्रोग्रामिंग फंडामेंटल प्रोग्राम। इसके अंदर अगर कोई किसी को कंफ्यूजन है तो मुझे बता सकता है। ये 2 लूप्स हैं जो कि टोटल इसका सम कर देंगे। ओके, डन। ठीक है, अब पहले हमने ये, इसमें अगर कोई है मसला मुझे रिस्पॉन्ड कर दे जाए मुझे, क्योंकि कोई नजर नहीं आ रहा तो मुझे पता नहीं चलता। ठीक है, कोई एक रिस्पॉन्ड भी कर दिया करेगा कि ओके है, अगर नहीं है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे। अब हमने ये यहाँ पे ये पहले निकाला था कि इसका रन टाइम एनालिसिस कितना था, कि हमने ये कहा था 1 प्लस इसको कहा था n। ठीक है, या अगर इक्वल टू करते हैं इसको, इक्वल ही आएगा वैसे तो ये n+1 हो जाएगा और ये तीसरी टर्म n हो जाएगी। ठीक है, ये एग्जैक्टली है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं ये करता हूँ
कि जो इसकी सबसे बड़ी टर्म है ना, मैं वो ले लेता हूँ, क्योंकि अगर ये दो टर्म्स हों एन स्क्वायर प्लस एन, तो हम एन को इग्नोर करते हैं, हम एन स्क्वायर ही उसको कह देते हैं। तो यहाँ पे भी सपोज मैं ये कहता हूँ कि इसका टाइम जो है वो n प्लस 1 है, ये इतने टाइम ही चलेगी ना ये वाली लाइन, ये कितना चलेगी मुझे ये बताएं। n स्क्वायर प्लस 1। एग्जैक्टली, कि आप इसको ये अंदर ऊपर वाले का मल्टीपल टाइम चलेगी। मैं इसी को ये भी अगर n प्लस 1 है, ये n प्लस 1 इंटू 1 प्लस है, लेकिन मैं इसको n ही कह दिया कि ये अंदर n टाइम चलेगी, क्योंकि ये इसके अंदर वाली स्टेटमेंट n टाइम चलेगी। यानी कि इसके हमेशा फॉर लूप के अंदर वाली जो स्टेटमेंट है ये n टाइम चलती है, ये n टाइम चलेगी इसका, तो ये बनता है। और ये कितना चलेगी जी, एनीवन? n क्रॉस n, यस एग्जैक्टली, क्योंकि आपकी जितनी लूप चलती है उससे उसकी इनर स्टेटमेंट एक टाइम कम चलती है, तो ये प्लस 1 हट जाएगा यहां से, ये n स्क्वायर है। ये आपका टोटल टाइम है, इसको आप जमा कर लें, कितना बनता है, ये n स्क्वायर प्लस n हो गया, ये n स्क्वायर हो गया, ये बन गया n स्क्वायर, ये हो गया आपका n स्क्वायर प्लस n हो गया, ये n प्लस 1 हो गया, ये टोटल कितना हो गया 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। दिस इज योर f ऑफ n। अगर मैं इसको ऑर्डर की टर्म में लिखूं तो ये n स्क्वायर है। इसको अगर स्पेस एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल एरे है, तो आपकी जो ए मैट्रिक्स है वो होगी n स्क्वायर के बराबर, n बाई n की है ना, तो बी भी आपकी इतनी ही होगी n स्क्वायर, और आपकी एक सी मैट्रिक्स भी है, ये भी n स्क्वायर के बराबर है। इसके अलावा वेरिएबल्स आप गिन लें कितने हैं, एक i है, एक j 2, और n 3 ही है ना, तो 3 हो गए, तो ये आपके पास बन गया 3n स्क्वायर प्लस 3। दिस इज योर स्पेस एनालिसिस about this algorithm. ओके, यस चलिए एक मल्टीप्लिकेशन मेथड लिखते हैं कि अगर आप दो मैट्रिक्स हैं ए और बी और आप उनको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे। मैं ऊपर वाला पार्ट नहीं लिख रहा, मैं फॉर से शुरू कर रहा हूँ। फॉर, उसके अंदर हमारे पास 3 लूप होती थी, अगर आपको याद हो किसी जमाने में क्या करते थे, i इज इक्वल टू 0, i लेस देन, चलिए आर इक्वल टू n, i प्लस प्लस, फिर इसके अंदर एक लूप होती थी फॉर j इज इक्वल टू 0, j लेस देन आर इक्वल टू n, और j प्लस प्लस और k इज इक्वल टू 0, k लेस देन n, k प्लस प्लस। और इसके अंदर हमारा मेथड होता था कैलकुलेशन का सी आई जे इज इक्वल टू सी आई जे प्लस ए आई के इंटू, ये सारा यहाँ पे इस तरह था, इंटू बी
के जे, ये वाला। जी बताएं ये कितने टाइम चलेगा? ये लूप, इसका टाइम मुझे बताएं कितना है? n+1 हमने कहा था, इसका कितना होगा? ये इनर स्टेटमेंट है इसकी, n into n+1 n+1 हो गया। इसके बाद इसका टाइम कितना होगा? ऊपर वाली का n टाइम, ठीक है। इसका मतलब है कि n क्रॉस आप कह लें n, ओके। इस लाइन की नहीं समझ आया तो मुझे पूछ रहे हो, आ गई है। ओके। और इसका टाइम कितना हो जाएगा? n क्रॉस n क्रॉस n जी, n क्रॉस n क्रॉस n, ठीक है। इन सबको आप जमा कर लें, ये आपके पास आ गया n³। ये बनता होगा, यहाँ पे भी n³ ही बनेगा और यहाँ पे n² बनेगा। ये 3 यानी कि नहीं 2 कितना बना भाई? 2n³ ये हो गया, प्लस हो गया 3n² और प्लस हो गया 2n प्लस तो क्या हुआ, ये हमारा f(n) और आपका ऑर्डर बन गया ये वाला। इसी तरह आप इसका स्पेस एनालिसिस भी निकाल सकते हैं, n², ठीक है। ये 3 हो जाएंगे, बाकी n एक वेरिएबल है, i एक वेरिएबल है, j एक वेरिएबल है, k एक वेरिएबल है, 4 ये टोटल वेरिएबल्स हो गए। तो ये टोटल बन गया 3n² + 4, ये आपका स्पेस एनालिसिस होगा। इसको आप ऑर्डर ऑफ n² लिख सकते हैं, ओके। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं। कर दूं क्लियर? यस सर कर दो। चलिए आप मुझे इसका टाइम बताएं जरा। फॉर i is equal to 0, चले i less than n, i plus plus, ये i is equal to, इस तरह कर लेते हैं इसको, i is equal to i plus 2 और यहाँ पे कोई स्टेटमेंट है। चलो जी, इसका मुझे टाइम बताइए। मुझे पता है सही साहब जोर लगा के पढ़ाते हैं पूरा, अब मुझे इसका टाइम बताना है। अब मुझे पूछना पड़ेगा। जी मुजम्मल, शहबाज। सर इसमें एच ऑफ एन आ जाएगा, मुझे सही पता नहीं लग रहा है यहाँ पर। क्यों नहीं पता लग रहा है? देखें आपकी लूप कितने टाइम चलनी है मुझे ये बताएं, यानी कि आपने देखना ये होता है इसके अंदर एक्चुअली में टाइम कि हमेशा ये देखा जाता है कि फॉर लूप के अंदर ये स्टेटमेंट कितनी दफा चलेगी। इनडायरेक्टली फ्रीक्वेंसी काउंट मेथड के अंदर आप फॉर लूप की जो बॉडी होती है वो आप देखते हैं कि ये कितनी कितनी फ्रीक्वेंट है, जस्ट उसको देखना है।
बताएं मुझे, इसको देखने से कुछ आइडिया होता है कि ये कितने टाइम चलेगा? n-1 सर। n-1। जी एनी अदर? मेरा नहीं ख्याल। सर देखें 2 बार चलेगी। कितनी दफा? अच्छा वो i+2 है, मुझे लगा वो 1+2 कांस्टेंट नहीं है। नहीं नहीं, आई इज एक इक्वल टू मिनट आई प्लस टू। कैलकुलेट करके बताता हूँ तुम्हारा। जी ये ऑलमोस्ट हाफ टाइम चलेगी। यस एग्जैक्टली हाफ टाइम चलेगी, क्योंकि आप एक छोड़ के एक का इंक्रीमेंट करा रहे हैं, दो का इंक्रीमेंट एक्चुअली करा रहे हैं। अगर ये 1 का इंक्रीमेंट करती तो ये n टाइम चलती, अब ये n का हाफ चलेगी। ये स्टेटमेंट जो इनर है ये n/2 टाइम चलेगी। अगर आपकी फॉर एग्जांपल n की वैल्यू 10 है तो ये लूप 5 टाइम चलेगी, 0 2 इसके बाद 4 आ जाएगा, बस 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और फिर 10 आ जाएगा, या 8 तक रह जाएगी, 0 से 8 तक। तो 5 एलिमेंट्स हैं, तो ये जितनी भी आप रख लें ये n/2 चलेगी। इसका f ऑफ n जो है वो n/2 ही है, ठीक है। हाँ, इसका ऑर्डर अभी भी 1 नहीं है, n नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट जो है वो हम एलिमिनेट कर देते हैं, चाहे वो मल्टीप्लाई हो रहा हो चाहे वो किसी डिवीजन में हो। फॉर एग्जाम्पल अगर ये लूप आप इस तरह रखें कि n इज इक्वल टू आई प्लस 20, तो फिर क्या आएगा? n/20 आ जाएगा सर फिर। जी बिल्कुल एग्जैक्टली, ये जो स्टेटमेंट है ये n/20 टाइम चलेगी। तो आपका ये f ऑफ n यही बन जाएगा, लेकिन ऑर्डर अभी भी आपका यही रहेगा, ऑर्डर ऑफ n ही रहेगा। ओके, सर रिपीट कर दिएगा दोबारा ये। आपने देखना ये होता है कि जब आप इन जनरल आप काउंट करते हैं कि अगर एक फ्रीक्वेंसी काउंट मेथड है, फ्रीक्वेंसी में इनके फॉर लूप लगी हुई है या कोई भी लूप लगी हुई है, तो उसकी बॉडी कितनी दफा रिपीटेटिव घूम रही है, आप बार बार उसको एग्जीक्यूट करा रहे हैं। अगर आप इंक्रीमेंट 1 का करते हैं और आप n तक चलाते हैं तो इसका मतलब है बॉडी n टाइम रिपीट होगी। अगर आप उसमें 2 का इंक्रीमेंट करते हैं तो इसका मतलब है n का हाफ चलेगी, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आप 1 से लेकर 100 तक इवन नंबर प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप उसमें 2 का इंक्रीमेंट दे देते हैं, तो इन एक्चुअल 50 नंबर प्रिंट हो जाएंगे, 50 नंबर्स, क्योंकि वो 50 दफा चल रही है ना। पहली दफा 0 प्रिंट हो जाएगा, फिर 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर 4 प्रिंट हो जाएगा, 100 तक चलेगी तो 50 एलिमेंट चलेगी, यानी कि n/2 चलेगी। इसी तरह अगर आप 50 का इंक्रीमेंट कर देते हैं तो वो n/50 टाइम चलेगी। तो ये दो एग्जांपल्स दी गई हैं। डन? यस सर, ओके। चलिए नेक्स्ट में एक और एग्जांपल लिखता हूँ। फॉर I is equal to 0, I less than n, I plus plus। ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसका अब तरीकाकार बदल जाएगा थोड़ा सा। फॉर j is equal to 0, j less than I, j plus plus। और इसके अंदर मैं यहाँ पे कोई स्टेटमेंट लिख देता हूँ, स्टेटमेंट। ओके, अब मुझे ये बताएं कि व्हाट इज द रन टाइम ऑफ दिस एल्गोरिथम। जी बताएं, इसको किस तरह से आप कैलकुलेट करते रहे हैं जो प्रीवियस सेमेस्टर आपने पढ़ा है। ऑब्वियसली आपने ऐसी एग्जांपल्स बेशुमार की होंगी, क्योंकि अगर एग्जांपल ना करें तो और फिर क्या करेंगे एल्गोरिथम के अंदर।
इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन इस वजह से है कि जो आपकी इनर लूप है वो एन टाइम नहीं चल रही, उसका जो काउंटर कंट्रोल है, जो टर्मिनेटिंग कंडीशन है जो सेंटर में होती है, ये वाली, ये इनिशियल कंडीशन होती है, ये इंक्रीमेंटल कंडीशन होती है, और ये टर्मिनेटिंग कंडीशन होती है। इसी तरह ही है ना, इसकी जो टर्मिनेटिंग कंडीशन है वो एन टाइम नहीं चल रही, बल्कि वो ऊपर वाली जो कंडीशन है उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो इसका मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट है ये दो चीजों पे डिपेंड करती है, ये जे और आई दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। अगर अगर फॉर एग्जांपल दोनों एन तक चलते होते फिर तो काम ही खत्म हो गया था, फिर तो मैंने सिंपल ये कह देना था एन स्क्वायर। अब मुझे नहीं पता ये एन स्क्वायर है कि नहीं है, मुझे कैलकुलेट करने के बाद ही पता चलेगा कि ये एन स्क्वायर है कि नहीं है। जी कैसे करते हैं आप, एनी आइडिया? बोल दें नहीं आइडिया है तो फिर भी बोल सकते हैं आप, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं आइडिया सर। नहीं आइडिया, ओके। इसको कैलकुलेट इस तरह से कर लेते हैं हम कि हम ये नहीं देखना है कि अगर आई वाली लूप कितनी दफा चलती है, उसके अगेंस्ट जे वाली किस तरह कितने दफा चलती है, और इसके बाद जो अंदर वाली स्टेटमेंट है वो कितने टाइम चलती है। यानी कि मैंने ये कहा कि आई की वैल्यू क्या होगी, जे की वैल्यू क्या होगी, तो नंबर ऑफ टाइम्स स्टेटमेंट कितनी दफा चलेगी। ओके, आई की वैल्यू जब मैं इसको रन करने लगा, आई की वैल्यू 0 है और जे की वैल्यू 0 है, तो अंदर वाली स्टेटमेंट मुझे बताएं कितनी दफा चलेगी। नहीं चलेगी सर अंदर वाली स्टेटमेंट। नहीं चलेगी, यस, तो ये 0 टाइम हो गया। आई की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू 1 है, तो अंदर वाली लूप कितनी दफा चलेगी? एक दफा चलेगी। ठीक है, कितनी दफा चलेगी? एक दफा 0 टाइम, क्योंकि 0 से शुरू होना है इंक्रीमेंट, जे 0 है फिर 1 है, 0 मीन नहीं चली। चलें आप इसको कह लें कि क्योंकि 0 तो चलनी नहीं है तो आप यही फिर कहेंगे नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन 1 टाइम हुई। ओके, आई की वैल्यू 2 है, तो जे कितनी दफा चलेगी? 0 1 2 एग्जैक्टली। तो ये कितनी दफा चलेगी? एक दफा ये चलेगी, एक दफा ये चलेगी, तो ये टोटल 2 टाइम चलेगी। अब मैं आई की वैल्यू 3 कर लेता हूं, आई की वैल्यू मैंने 3 की, तो ये कितनी दफा चलेगी? 0 1 2 3, यानी कि ये 1 2 दफा, ये जब काउंटर वेरिएबल 3 होगा तो ये 3 दफा चलेगी। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि आई की वैल्यू n हो जाती है, तो ये कितनी दफा चलेगी? 0 10 टाइम्स भी चलेगी। 1 2 एंड n, और यहाँ पे n। ओके, अब मैंने नंबर ऑफ टाइम्स जमा कर लेने हैं, यानी कि मैंने ये चीज जमा कर लेनी है। अब ये चीज आप देखें, 0 तो चले खत्म हो गया, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n, ये क्या होती है? ये क्वेश्चन मैथमेटिक्स में क्या है? समेशन। समेशन, यस। क्या कैसे लिखते हैं इसको? n इंटू n प्लस 1 ओवर 2, इस तरह लिखते होते हैं ना, यही थी ना? यस सर। यही है, तो ये किसके बराबर हो गई? ये आप इसको कर लें, इसको जो भी करना है, ये आपका एग्जैक्ट टाइम है। अगर आप ऑर्डर देखेंगे तो ये n स्क्वायर ही है, ये n स्क्वायर ही हो जाएगा ना, n स्क्वायर प्लस n। तो जब आपके वेरिएबल्स n तक ना जा रहे हो, लूप से एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हो, तो आप हर दफा की आइटरेशन को काउंट करते हैं, हर आइटरेशन को काउंट करते हैं,
और उसके बाद फिर उनका सम कर लेते हैं। सम करने के बाद आप ये कोशिश करते हैं कि जब आप किसी जगह पे सम होंगे, तो सम तो वैसे बहुत मुश्किल है करना, तो आप हमेशा से ये कोशिश करते हैं कि ये जो नंबर ऑफ टाइम्स हैं, ये आप इसको किसी ऐसी शेप में लिखें जो किसी मैथमेटिक्स की कोई सीरीज बनती हो, तभी आप बता सकते हैं इन जनरल कि इसका ऑर्डर क्या है। इसी वजह से जब आप किसी जगह पे ये आती, फॉर एग्जांपल ये n+1 आ जाता, फॉर एग्जांपल आ जाता, तो मैंने फिर यहाँ पे n+1, यहाँ तो इसका मतलब है यहाँ तक जाना था इसमें, तो मैं इसको देखते हुए ये सोच सकता हूँ कि अच्छा ये है, तो मैं इसको चले सिंपलिसिटी के लिए n तक ले जाता हूँ, क्योंकि मुझे n+1 की सीरीज तो नहीं है, लेकिन इतने की सीरीज मेरे पास मौजूद है, उसका फॉर्मूला मुझे पता है। तो हम थोड़ी बहुत प्लस माइनस, क्योंकि कांस्टेंट कुछ मैटर नहीं करते, n के अंदर 1 जमा हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता एक आध जगह पे, तो इस तरह से आप ये कोशिश करते हैं कि आपकी कोई सीरीज डेवलप हो जिसकी वजह से आप उसका ऑर्डर जो है वो डिटरमिन कर सकें। ओके, डन हो गया जी? यस सर। यस यही कुछ पढ़ा है, कोई गलत नहीं पढ़ा रहा है? मैं मुझे बता भी देना कहीं मैं कुछ और ही पढ़ा दूं, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम कुछ और हो और मैं कुछ और पढ़ाता हूं। चलिए मैं एक और एल्गोरिथम लिखता हूँ, नो कैलकुलेटेड एल्गोरिथम्स इज कंप्लीट। फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल है p इज इक्वल टू 0। जैसे नॉर्मली समर के अंदर कोई पढ़ाता नहीं होता, सिर्फ बताता ही होता है कि ये करते हैं। ये 1 मिनट के बाद इसने बंद हो जाना, चलें इसको बंद ही हो लेने दें, क्योंकि फिर सारा दोबारा लिखना पड़ेगा। स्टूडेंट अभी भी आप 8 ही हैं। कोई इसमें से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो आज आए हैं पहले दिन? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने आज फर्स्ट टाइम लेक्चर अटेंड किया हो, जिसने कल ना किया हो? मेरा तो ख्याल था कि शायद आप 22 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एनरोल कराई है, तो इस पे थोड़ा सा गौर करें, ये प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है। सेक्शंस वगैरह में कहा तो है, वो कह रहे थे जितने बच्चे हैं वो ग्रुप में ऐड हो गए थे। अब उनके ना टेलीफोन नंबर आप काउंट कर लें कितने हैं, क्या सारे ऐड हैं?